कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन पटना में। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। हम लोग ने मैक्सिमम ऑलमोस्ट हम लोग का चैप्टर कंप्लीट ही है, 2-3 टॉपिक और बाकी है। तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट होता है या क्या क्या चीज फॉर्मेशन हुआ प्रोसेसिंग होने के बाद, वो सारा चीज को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने देखा था कि एंजियोस्पर्म में बेसिकली 4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। पहला, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना, जो कि हम लोग ने पढ़ लिया। दूसरा हमारा इवेंट था कि जायगोट से एम्ब्रायो का कैसे फॉर्मेशन होता है, वो भी हम लोग ने पढ़ लिया। आज हम लोग थर्ड टॉपिक के ऊपर अपने पढ़ेंगे, जो कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन, और कोशिश करेंगे कि हम लोग ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन भी आज खत्म कर ही दें। उसके बाद हमारा 2-3 टॉपिक बच जाएगा, जैसे पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रायोनिक, छोटा टॉपिक। तो चलिए आज ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगेगा थर्ड इवेंट, यानी ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ओव्यूल का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे बेसिकली तो ऐसा होता है। ऐसे तो मैंने आपको बता चुका है, लेकिन फिर से बताता हूं। ये मान लीजिए हो गया एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये हो गया आउटर लेयर इंटीगमेंट। इंटीगमेंट के अंदर क्या होता है? यहाँ हो गया एंटीपोडल सेल, ये हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा ग्रोथ सिनर्जी, और ये हो गया हमारा एग सेल। तो इतने सारे चीज प्रेजेंट होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन किया, और एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। तो ये सब चीज फॉर्मेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसका फिर क्या होता है, ये फिर क्या बनता है, वो चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डेवलप करके सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये एम्ब्रायो से ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा। तो ओवरी क्या करेगा? फ्रूट बनाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें ज्यादा कंसेप्चुअल चीज समझने वाला चीज नहीं है, नोट्स बनाने वाला बहुत सारा पॉइंट्स है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एंजियोस्पर्म के केस में सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है। आप लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड टू सीड साइकिल होता है। मतलब अगर हम कोई प्लांट ग्रो करना चाह रहे हैं, तो प्लांट ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे? सीड का ग्रो करेंगे। मतलब जिस भी प्लांट का हमको, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पंपकिन का ही क्या करना है कि प्लांट उगाना है, तो हम लोग पंपकिन का सीड लेंगे, उसको हम लोग सॉइल में ग्रो करेंगे। फिर वो सीड जर्मिनेट करेगा और छोटा सा प्लांटलेट बनाएगा, छोटा सा 1-2 लीफ का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद वही लीफ धीरे धीरे बढ़ते बड़ा सा प्लांट बन जाएगा हमारा। फिर उस प्लांट में क्या होगा? फ्लावर का प्रोडक्शन होगा, और फिर से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस फ्लावर में, और फिर सीड बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सीड टू सीड साइकिल, यानी कि सीड से शुरू होकर के और सीड तक खत्म होना। लास्ट फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट है वो भी सीड बनेगा। तो इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? सीड साइकिल, यानी सीड टू सीड साइकिल। तो सबसे पहला पॉइंट यही लगाइएगा, इन एंजियोस्पर्म यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, क्या होता है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट अब सीड फाइनल प्रोडक्ट हुआ। किस प्रोसेस के थ्रू सीड बना है आप लोगों को पता होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो लिख लीजिए, इन एंजियोस्पर्म सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए हम लोग सीड को हम लोग देयरफॉर, या फिर लिख लीजिए सीड इज ऑल्सो कॉल्ड
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं, मतलब ओव्यूल जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है वही होगा फर्टिलाइज ओव्यूल, क्योंकि आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन होगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तभी तो सीड का फॉर्मेशन होगा। यानी ओव्यूल को सबसे पहले फर्टिलाइज होना पड़ेगा, तब वो सीड का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए सीड को हम लोग फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोलते हैं। अब सीड का फॉर्मेशन होता कहाँ है ये भी लिख लीजिए। सीड इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैं जैसे जैसे पॉइंट लिखते जाऊंगा आप लोग सब लोग नोट करते जाइएगा, वैसे वैसे ही लास्ट में जब आप लोग पूरा पढ़िएगा इस लेक्चर के बाद, तब आप लोग को सब चीज फाइनली क्लियर हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लिखवा रहा हूं। अब देखिए सीड में किस किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है ये देखिए। सीड इज typically consist of, अब सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चेंजेस होता है ये देखिए। सबसे पहला चीज इंटीगुमेंट। मैंने जो आउटर जो लेयर इस तरह का बनाया था जिसमें कि एक नीचे में होल प्रेजेंट था जिसको कि माइक्रोपाइल बोलते थे, तो वो इंटीगुमेंट फाइनली जब सीड बन जाएगा तो इंटीगुमेंट क्या कहां प्रेजेंट होगा, सीड में किस लेयर में इंटीगुमेंट प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियस बात है कि ओव्यूल का आउटर लेयर है, तो सीड का भी आउटर लेयर होगा, और आउटर लेयर का जनरली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। तो मैंने आपको बताया था याद कीजिए, इंटीगुमेंट इस तरह का मैंने बनाया था, डबल लेयर। तो ये जो आउटर वाला लेयर है वो सीड का सबसे आउटर लेयर बनाता है, आउटर लेयर बन जाता है, जिसको कि टेस्टा बोलते हैं। और जो इनर लेयर है ये वाला लेयर वो टेगमेंट बनाता है, और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, हार्ड नहीं होता है, जबकि आउटर जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होता है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी चीज का प्रोटेक्शन करना तो आउटर लेयर तो हार्ड रहना ही पड़ेगा। अगर आउटर लेयर ही सॉफ्ट होगा तो कोई चीज का प्रोटेक्शन कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए इंटीगुमेंट ऑफ ओव्यूल, पॉइंट नंबर 1। चलिए ऐसे भी लिख देता हूं, इंटीगुमेंट of ovule develops into outer covering of seed. The outer layer of integument form hard outer layer of seed called as testa, and the inner one forms membranous tegment। यानी कि जो हमारा इंटीगुमेंट का आउटर लेयर होगा वो क्या करेगा, सीड का आउटर लेयर बना लेगा, जो कि क्या होगा, हार्ड होगा। सीड का जो आउटर लेयर फॉर्म करेगा वो क्या होगा, हार्ड होगा। और जो हार्ड मतलब ये आउटर लेयर के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेनस लेयर होगा। तो आउटर लेयर को हम लोग टेस्टा बोलते हैं और इनर लेयर को हम लोग टेगमेंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इंटीगुमेंट के बारे में हम लोग ने देखा कि इंटीगुमेंट क्या फॉर्म करते हैं सीड का फॉर्मेशन होने के बाद। अब देखिए माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है इंटीगुमेंट में, एक होल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाता है। तो वो माइक्रोपाइल क्या होता है कि जैसे वो माइक्रोपाइल इंटीगुमेंट में प्रेजेंट था एक होल के रूप में,
उसी तरह से माइक्रोपाइल सीड में भी एक होल के रूप में, पोर के रूप में छोटा सा प्रेजेंट होगा और उसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर और मिनरल्स का। तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, माइक्रोपोर माइक्रोपाइल remain as a small pore for transportation of water and minerals for embryo डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए जो वाटर और मिनरल चाहिए होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर आ जाता है ओव्यूल के। अब वाटर क्यों जरूरी है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के लिए, ये भी समझ लीजिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है, वही एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वाटर। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन में वाटर कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है उस केमिकल रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये वाटर क्या करता है कि ओव्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाता है। यानी कि वाटर के प्रेजेंस में एक सब्सटेंस टूट करके दूसरा सब्सटेंस बनता है, और कोई भी सब्सटेंस जब टूट करके छोटा छोटा सब्सटेंस बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टूट करके बनेगा, तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जब रिलीज होगा तो वही एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ओव्यूल के अंदर जाएगा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं एक और फिर से बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं छोटा सा ऐसा लिख देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस, वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ओव्यूल के अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा। यानी कि वाटर कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होगा। तो एक सब्सटेंस क्या करेगा, बड़ा वाला सब्सटेंस जो होगा वो टूट करके, यानी वाटर के प्रेजेंस में टूट करके छोटा छोटा ढेर सारा सब्सटेंस बना लेगा, प्लस एनर्जी लिबरेट करेगा। और यही एनर्जी क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट में यूज होगा। तो चलिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी आता है वो कहां से आता है, और बाकी जो फूड मटेरियल चाहिए वो तो फिर मिनरल्स और न्यूट्रिशन से आता ही है। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, कॉटिलेडन्स। यानी कि क्या होता है, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट फ्लावर में क्या होता है, एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। डाइकोट फ्लावर में क्या होता है, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एम्ब्रायो का जब फॉर्मेशन होता है जायगोट से, तो कॉटिलेडन किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछला लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मैंने कॉटिलेडन्स का डीप एनालिसिस किया है कि मोनोकोट डाइकोट दोनों के केस में किस तरह से कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है। तो लिख लीजिए, कॉटिलेडन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा यानी दो भी हो सकता है। कॉटिलेडन में बी 1 और 2, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। एक प्रेजेंट होगा तो मोनोकोट बोलेंगे, दो प्रेजेंट होगा तो डाइकोट बोलेंगे, विथ रिजर्व फूड मटेरियल। यानी कि कॉटिलेडन के अंदर क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है। अब ये फूड भी क्या करेगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करने में कितना जगह से एनर्जी और फूड प्रोवाइड हो रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, जो हमारा सीड मैच्योर हो जाएगा उसमें क्या होगा, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस दो वर्ड है। तो चलिए मैं इसको पहले रब करता हूं, आप लोग क्या कीजिए कि इतना नोट कर लीजिए। चलिए रब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, जो सीड मैच्योर होगा, लिखिएगा मैच्योर सीड may be
एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। अब एल्बुमिनस भी हो सकता है, नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है। अब ये दोनों टर्म है क्या, ये देखिए जरा 1 मिनट। तो चलिए एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस दोनों को क्या करते हैं हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए एल्बुमिनस क्या होता है ये देखिए। ये चलिए पहले नॉन एल्बुमिनस को देख सकते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस वह सीड होता है, आप लोग जानते हो कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन फूड प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है। जो स्टोर फूड होता है एंडोस्पर्म वो क्या करता है, सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे सीड ऐसे भी होते हैं जो कि जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट था फूड सीड के नरिशमेंट के लिए वो सारे यूज कर लेते हैं और पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो कि बहुत सारा मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वो सारा एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब यानी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और कुछ एंडोस्पर्म सीड के फॉर्मेशन होने के बाद भी स्टोर रह जाता है, मतलब सीड में प्रेजेंट रहता है। तो वैसा सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर होने के बाद उसको हम लोग एल्बुमिनस बोलेंगे, और वैसा सीड जिसमें कि सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है सीड फॉर्मेशन के लिए मैच्योर होने के लिए, उसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, उसको नॉन एल्बुमिनस सीड बोलेंगे। तो चलिए दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। नॉन एल्बुमिनस सीड, हाँ अब नॉन एल्बुमिनस सीड के क्या होता है अंदर, हैव नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, यानी कि कोई भी एंडोस्पर्म का रेसिड्यू प्रेजेंट नहीं होता है नॉन एल्बुमिनस सीड में। कब, जब सीड मैच्योर कर जाता है उसके बाद। क्या क्यों होता है ये भी लिख लीजिए, एज it is completely utilized during embryo development। यानी कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट होते समय जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो सारा क्या होता है यूटिलाइज हो जाता है, और कोई भी एंडोस्पर्म मतलब शेष नहीं बचता, यानी कोई रेसिड्यू नहीं बचता एंडोस्पर्म का सीड के अंदर जब सीड मैच्योर हो जाता है। इसका अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं पी ग्राउंडनट। तो ये दो इसका एग्जांपल है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6, नॉन एल्बुमिनस देख लिए, एल्बुमिनस देखिए। एल्बुमिनस के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट क्या होता है रह जाता है सीड मैच्योर होने के बाद भी। तो लिख लीजिएगा कि एल्बुमिनस सीड retain a part of endosperm एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट क्या होता है सीड मैच्योर होने के बाद भी बच जाता है, बट हाँ सॉरी एल्बुमिनस सीड का कुछ पार्ट क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन होने के बाद भी बच जाता है। क्यों होता है, as it is not completely utilized during embryo development। यानी कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के समय सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं हो पाता, और कुछ एंडोस्पर्म जो क्या होता है वो सीड में रिटेन कर जाता है, मतलब बचा हुआ रह जाता है। उसी को हम लोग एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे व्हीट हो सकता है, बार्ली हो सकता है, कैस्टर हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक आध एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं।
wheat, barley, castor, sunflower, etc. और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो चलिए ये हम लोग क्या किए कि एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस को बढ़िया से समझ लिए। अब एक चीज और, न्यूक्लियस आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि इंट्यूगमेंट के अंदर और ओव्यूल के बाहर, जैसे ये वाला हमारा मान लीजिए एम्ब्रायो सैक है इस तरह से, तो इंट्यूगमेंट जो है ये इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, और एम्ब्रायो सैक यहाँ पर है। तो एम्ब्रायो सैक और इंट्यूगमेंट के बीच में बहुत सारा जो स्पेस है उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको जानकारी मिला कि न्यूक्लियस सेल हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड ही होगा। तो न्यूक्लियस सेल हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लियस का क्या होगा ये भी देख लीजिए। तो न्यूक्लियस का आप लोग को पता होगा डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर भी फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट में कुछ खाना क्या होता है कि न्यूक्लियस की तरफ से भी आ जाता है एम्ब्रायो के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं कि मैच्योर होने के बाद उनमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं बचता है, सारा न्यूक्लियस यूटिलाइज हो जाता है बिल्कुल एंडोस्पर्म की तरह। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनमें कि कुछ न्यूक्लियस का पार्ट क्या होता है, शेष रह जाता है, मतलब रिटेन कर जाता है, बचा रह जाता है। तो वैसा सीड जिसमें कि न्यूक्लियस रिटेन कर गया मैच्योर होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो ये चीज को लिख दीजिए ध्यान से नोट करके। Nucleus is used up during development of embryo. But in some cases some part of nucleus remains in the matured seed, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज ये वाला जो पॉइंट है एकदम धांसू पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है पेरिस्पर्म के बारे में, 12th स्टैंडर्ड में भी आ चुका है और नीट में तो बहुत बार ही आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें इस तरह के सीड का, तो ब्लैक पेपर एग्जांपल हो सकता है, व्हीट एग्जांपल हो सकता है। चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूं एग्जांपल, ब्लैक पेपर एंड व्हीट, इसका एग्जांपल है। अब न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखिए। चलिए अब क्या कीजिए कि एक और पॉइंट है, चलिए मैं रब कर देता हूं फिर लिखता हूं, डोरमेंसी। आप एनसीईआरटी के बुक में अपने देखिएगा या जो भी टेक्स्ट बुक आप लोग यूज करते हैं तो उसमें आपको डोरमेंसी के बारे में मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो डोरमेंसी के बारे में है तो सही, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के माइंड में समझने में। तो देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होना चाहिए फेवरेबल, जिसमें कि सीड का या किसी भी चीज का डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा। तो सीड क्या होता है, कभी कभी इस सीड को भी क्या चाहिए डेवलप करने के लिए, ओव्यूल से सीड डेवलप करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, इन्वायरमेंट फेवरेबल चाहिए। अगर फेवरेबल नहीं होगा तो क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सीड का फॉर्मेशन क्या होगा, वो रुक जाएगा, यानी फेल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो फेवरेबल चाहिए वो तो सीड को मिल रहा है, लेकिन फिर भी सीड डेवलप नहीं कर पाता है किसी रीजन से, वो कुछ टाइम तक डिले हो जाता है उसका डेवलपमेंट, और बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि वापस से उसी सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जब फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है। तो वही जो टाइम पीरियड हुआ ना,
जिसमें कि सीड डेवलप नहीं करा था, उसका डेवलपमेंट रुक गया था, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ डोरमेंसी, यानी कि डोरमेंसी स्टेट में चला गया है, अब वो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे आप लोग बहुत सारा ऐसा सुने भी होंगे कि किसी भी प्लांट का सीड मिला हमें जो कि काफी साल पुराना, मतलब काफी साल अप्रोक्स 5-6 साल 10 साल पुराना सीड है, लेकिन उसको आज भी हम ग्रो करेंगे तो उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से सीड का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें तो नहीं पता रहेगा, लेकिन वो सीड बहुत टाइम पहले से वो इनएक्टिव था और आज जाके वो एक्टिव हुआ है, फिर से उसको फेवरेबल कंडीशन मिला है। तो वो जो टाइम पीरियड हुआ ना जिसमें कि सीड क्या होगा, इनएक्टिव होगा, उसको हम लोग डोरमेंसी बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तभी सीड ग्रोथ नहीं करेगा, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन मिलता है फिर भी सीड ग्रोथ नहीं करता है। तो दोनों केस में जो डिले हुआ टाइम का, जब फेवरेबल कंडीशन है या फेवरेबल कंडीशन नहीं है, दोनों केस में जो टाइम का डिले हुआ सीड के फॉर्मेशन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। तो चलिए इसको पॉइंट करके मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर हमारा कितना था मुझे याद भी नहीं है, शायद 8 होगा। तो लिखिए डोरमेंसी is that phase in the life cycle of seed when the seed growth या फिर डेवलपमेंट do not proceed, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीड डेवलपमेंट फेल ही हो गया है। अब देखिए सीड डेवलपमेंट फेल हो गया। अब मैंने आपको जैसा भी बताया कि फेवरेबल कंडीशन हो या फेवरेबल कंडीशन ना हो, उसमें भी क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट रुक सकता है। तो लिख लीजिएगा इवन दो the favorable condition is present, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी सीड का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया या फेल हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोरमेंसी बोलेंगे। डोरमेंसी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि डोरमेंसी होता क्या है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, आपके कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि कौन सा प्लांट का जो सीड है या कौन सा सीड जो है जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, किसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, थोड़ा सा लेबल वेबल करके समझाया है। तो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें से ज्यादा यही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सीड में एल्बुमिनस होता है, कौन सा सीड एल्बुमिनस नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बीन का पिक्चर दिख रहा होगा। तो बीन के केस में क्या होता है कि आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, जो कि इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें इंडोस्पर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है जब सीड मैच्योर कर जाता है। यानी कि बीन क्या है, नॉन एल्बुमिनस है, यानी कि नॉन इंडोस्पर्मस है, इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। दूसरा फिगर आपको यहाँ कैस्टर का फिगर दिख रहा होगा। तो कैस्टर क्या है, इंडोस्पर्मस है, यानी कि जब सीड मैच्योर कर जाता है कैस्टर का, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ इंडोस्पर्म रिटेन कर जाता है, मतलब बचा रह जाता है। तो कैस्टर इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्मस है। नेक्स्ट आपका जो फिगर दिख रहा होगा वो ओनियन का फिगर दिख रहा होगा, जो कि प्याज। उसमें क्या होता है कि इंडोस्पर्मस होता है, आप लोग जानते हैं कि वो लेयर में प्रेजेंट होता है इंडोस्पर्मस का। प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वो इस तरह से लेयर में प्रेजेंट होता है। तो ओनियन हो गया इंडोस्पर्मस। नेक्स्ट आपका दिख रहा होगा फिगर यहाँ मेज का। मेज भी क्या होता है, इंडोस्पर्मस होता है। तो आपको ये चारों फिगर से इतना ही बस ध्यान रखना है कि कौन सा सीड जो है वो इंडोस्पर्मस होगा और कौन सा सीड जो है वो नॉन इंडोस्पर्मस होगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रॉप करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि क्या है, सीड वेयाबिलिटी। तो सीड वेयाबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले तो टॉपिक लगाइए फिर मैं बताता हूँ। ये वर्ड आपको थोड़ा थोड़ा सुना हुआ लग रहा होगा, वेयाबिलिटी। मैंने आपको पॉलन ग्रेन के केस में बताया था, पॉलन वेयाबिलिटी। उसमें क्या होता था कि पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद
पॉलन ग्रेन के पास कब तक कैपेबिलिटी होगा कि वो पॉलिनेशन कर सके, उसको क्या बोलेंगे, पॉलन विएबिलिटी। सीड केस में भी वही है, सीड मैच्योर हो गया उसके बाद सीड के पास कब तक कैपेबिलिटी है, वह टाइम पीरियड जब तक कि सीड क्या है, कैपेबल है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए, उसी को बोलेंगे सीड विएबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं कि सीड मैच्योर हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का सीड को 10 साल के बाद वापस उसको ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वही जो टाइम पीरियड होता है ना सीड का, जिस टाइम पीरियड के अंदर सीड ग्रोथ करके प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है, उसी टाइम पीरियड को सीड विएबिलिटी बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ डिफिनेशन के फॉर्म में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ गए। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना नहीं है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ल्यूपाइन। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखा गया, नाम भी सुने होंगे आप लोग, ल्यूपाइन क्या होता है। तो ल्यूपाइन वह सीड होता है, ल्यूपाइन के सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसका साइंटिफिक नेम लिख दीजिए, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्टिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम लोग कोई भी चीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम लोग अगर टाइपिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। चलिए अंडरलाइन कर दिए। तो ल्यूपाइन का साइंटिफिक नेम लुपिनस आर्टिकस है। ये मिला कहां था, किस जगह मिला था, ये भी लिख लीजिए, फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, टुंड्रा रीजन मैप में पढ़े होंगे, तो उसी आर्टिक टुंड्रा रीजन में ल्यूपाइन का सीड मिला था। अब ये क्या किया, देखिए जब इस सीड को ग्रो करवाया गया तो देखा गया क्या कि ये तो ग्रो कर रहा है, यानी कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। जब पता किया गया कि ये सीड कितना पुराना है, बहुत सारा जैसे आपका बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कितना पुराना है कोई चीज, उसको हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो जब पता किया कि ये ल्यूपाइन का सीड कितना पुराना है, तो पता चला क्या कि ये तो 10,000 साल पुराना है, यानी कि 10,000 साल से ये ल्यूपाइन का सीड डोरमेंसी स्टेट में था, और 10,000 साल के बाद वापस से ये एक्टिव हुआ और प्लांट का ग्रोथ किया। तो लिख लीजिए, शो जर्मिनेशन after taking dormancy of about 10,000 years ago, यानी कि 10,000 साल पहले इस सीड का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं उसे इन्वायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन मिला कि नहीं मिला, वो क्या कर गया, डोरमेंसी स्टेट में चला गया, और 10,000 साल के बाद वो वापस से एक्टिव हुआ और न्यू प्लांट का ग्रोथ किया। तो समझिए कितना अमेजिंग चीज है कि 10,000 साल तक भी कोई सीड वेरिएबल उसका वेरिएबिलिटी रह सकता है। सेकेंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है डेट पाल्म का, लिख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल डेट पाल्म। डेट पाल्म का एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत जगह लिखाया होगा, आप लोग को याद होगा। अब डेट पाल्म का अगर आप लोग साइंटिफिक नेम लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है डेट पाल्म का। तो डेट पाल्म का क्या होता है, अच्छा ये मिला कहां था ये भी लिख लीजिए। जिस तरह से ल्यूपाइन का जो सीड है वो आर्टिक टुंड्रा रीजन में मिला था, वैसे ही डेट पाल्म का जो सीड है वो एक एरिया के किंग का पैलेस था उस समय, तो वहां पर ये डेट पाल्म मिला था। देख लीजिए कौन सा किंग था वो, फ्रॉम किंग हेरोल्ड्स। किंग हेरोल्ड का नाम आप लोग सुने होंगे, किंग हेरोल्ड्स पैलेस।
यानी कि किंग हेरोल्ड का जो पैलेस था यानी कि महल था उसमें से ये सीड मिला था। अभी प्रेजेंट कहाँ है किंग हेरोल्ड का पैलेस, लिख लीजिए नियर डीप सी। डीप सी का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो इसको याद कर लीजिए कि डीप सी के नजदीक किंग हेरोल्ड का पैलेस था उस समय, जो कि अभी भी है। वहां पर डेट पाल्म का सीड मिला था। इसका वेबिलिटी कितना होता है, लिख लीजिए 2000 years ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि 2000 डॉर्मेंसी स्टेट में रहने के बाद डेट पाल्म क्या किया कि ग्रोथ शो किया, यानी कि प्लांट का जर्मिनेशन हुआ डेट पाल्म का, वो सीड से, सारे सीड से नहीं होता डेट पाल्म का, किसी किसी सीड से होता। तो ये हो गया सीड वेबिलिटी का जो टर्म था, जितना भी था एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू उससे बाहर मैंने सब बता दिया। एक क्वेश्चन है जो आप लोग लिखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है समझिएगा और बताइएगा आंसर। इज देयर एनी रिलेशनशिप between number of ovule and number of seed formed, यानी कि क्या नंबर ऑफ ओव्यूल, कितना नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होगा एक प्लांट में और कितना नंबर ऑफ सीड फॉर्मेशन होगा, वो क्या आपस में इंटर रिलेटेड है, क्या वो दोनों में कोई रिलेशनशिप है? ऑब्वियस सी बात है कि हाँ होगा ही, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि जितना ओव्यूल्स ही तो सीड तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितना ओव्यूल प्रेजेंट होगा कम से कम तो उतना सीड तो फॉर्म होगा ही, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो क्या लिख लीजिए कि यस, आंसर लिख लीजिए यस। There is direct relationship between number of ovule and number of seed formed, because seed are formed from ovule, क्योंकि जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओव्यूल से ही हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होगा कम से कम तो उतना नंबर ऑफ सीड फॉर्म होगा ही, या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उतना से ज्यादा ओव्यूल, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर 8 ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल से सीड बनेगा, तो या तो 8 सीड बन सकता है, नहीं तो 8 से थोड़ा सा कम बन सकता है, 7 6 बन सकता है। किसी सीड कोई मान लीजिए कि मैच्योर नहीं हो पाया तो वो सीड का फॉर्मेशन नहीं किया, लेकिन क्या 8 से ज्यादा बन सकता है सीड? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ओव्यूल प्रेजेंट ही नहीं है 8 से ज्यादा, तो सीड कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक हमारा था कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन, वो खत्म हो गया। मैं देखता हूँ टाइम कितना हुआ, अगर टाइम है हम लोग के पास तो हम लोग क्या करेंगे कि आज ही ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, उसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर ही देते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग प्योरली क्या करें, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रायोनी को कंप्लीट कर सके। तो चलिए फोर्थ पॉइंट लगाइएगा, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होना। सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि एक साथ ही दोनों चलते रहता है। तभी तो हमें जब फ्रूट मिलता है तो अंदर सीड भी फुल्ली मैच्योर होता है, दोनों एक साथ ही क्या होता है, मैच्योर, दोनों का टाइम पीरियड मैच्योर ही होता है। मतलब कोई मान लीजिए कि फ्रूट है, उसके अंदर सीड है, तो सीड का फॉर्मेशन चल रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन चल रहा है, और जब फ्रूट फुली तरह से मैच्योर हो गया उस टाइम क्या होता है कि सीड भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से मैच्योर हो ही जाता है, या उससे पहले ही हो जाता है। तो लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, मतलब ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में और ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में, दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ovule and ovary precedes simultaneously, साथ साथ ही चलते रहता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि वॉल ऑफ, जिस तरह से हम लोग ने वॉल ऑफ सीड देखा था कि इंट्यूबमेंट से वॉल ऑफ सीड बना था, उसी तरह से ओवरी का जो आउटर वॉल रहेगा उससे क्या होगा, फ्रूट का भी आउटर वॉल बन जाएगा। तो लिख लीजिए वॉल ऑफ फ्रूट नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट का वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अब इस फ्रूट का वॉल जो है पेरिकार्प, इसके अंदर भी 3 ठो लेयर प्रेजेंट होता है, 3 लेयर प्रेजेंट होता है और तीनों लेयर का अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्प। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। और अंदर वाला लेयर को एक्टोकार्प। लिख लीजिए आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर क्या बोलते हैं, इनर इंडोकार्प। लिख लीजिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आउटर को एपिकार्प, मिडिल को मेसोकार्प और सबसे अंदर वाले को इंडोकार्प लेयर बोलते हैं। और ये सारा किसके अंदर आता है, पेरिकार्प लेयर के अंदर आता है। अब देखिए लिखिए इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट के केस में fruit is known as drupe। यानी कि मैंगो और कोकोनट के केस में क्या है, फ्रूट को एक अलग से नाम दे दिया गया है जिसको कि हम लोग ड्रूप बोलते हैं। अब फ्रूट को बहुत सारे टर्म में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला हमारा टर्म है वो क्या है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के टर्म है। तो लिख लीजिएगा कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ फ्रूट का, वो क्या हुआ, 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ। तो लिख लीजिए फ्रूट में भी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम लोग फ्रूट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, ट्रू फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट मतलब क्या हुआ, ट्रू मतलब होता है असली, यानी सही। असली फ्रूट और नकली फ्रूट क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ, बस ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट नाम दिया गया है। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है कि जो ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो प्योरली ओव्यूल से ही फॉर्मेशन होता है फ्रूट का। मतलब जो ओवरी प्रेजेंट था सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्रूट के फॉर्मेशन में। लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि उसमें ओवरी के अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे फ्लावरिंग मतलब पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो भी क्या करते हैं कि फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे थैलेमस, कैलिक्स, ये सब चीज हेल्प करता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि ट्रू फ्रूट में क्या होता है, फॉर्म ओनली बाय ओवरी। सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ट्रू फ्रूट के केस में। अगर आप लोग इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लीजिए मैंगो, कोकोनट, और भी एग्जांपल हो सकता है जैसे गुआवा, ये सब हम लोग खाते हैं, ग्रेप्स, ये सब क्या ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल लिखना चाहें, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, नंबर 2 डालिए फॉल्स फ्रूट। ये सब चीज जैसे जैसे मैं लिखा हूं सब चीज को नोट करते जाएगा, नहीं तो आप लोग सोचेगा कि अरे यार अभी तो समझ ही गए हैं, लेकिन आप लोग बाद में जब पढ़िएगा एग्जाम समय तो यही नोट्स आपको काम आएगा उस समय। तो लिख लीजिए फॉर्म फ्रॉम ओवरी and also other parts like thalamus and
कैलिक्स। एग्जाम्पल इसका लिखना चाहें आप लोग तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए मैं थैलेमस और कैलिक्स दोनों का अलग अलग करके एग्जाम्पल लिख देता हूं कि नीट वाले बच्चों को अगर क्वेश्चन आ गया कि थैलेमस से कौन सा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो वो लिख सकते हैं। तो एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये जो दोनों फ्रूट है वो थैलेमस से फॉर्म होता है, और ब्रिंजल जो हमारा फ्रूट है जो हम लोग खाते भी हैं वो हमारा कैलिक्स से फॉर्म होता है। यानी कि ये सारे फ्रूट में क्या होता है, ओवरी तो है, मतलब ओवरी तो मेन रोल निभाता ही है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसके अलावा भी एप्पल, स्ट्रॉबेरी जो हम लोग एप्पल खाते हैं जिसमें हम लोग व्हाइटिश येलो वाला पोर्शन जो हम लोग एडिबल होता है खाने के लिए, जो हम लोग रियली में खाते हैं वो एक्चुअली क्या है, थैलेमस। ब्रिंजल जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली में क्या है, कैलिक्स है। चलिए एक और छोटा छोटा पॉइंट है उसको भी लिख। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट को एक और टर्म में डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैशीनेस ऑफ फूड। मैं इसको रब करता हूं जल्दी से। देखिएगा, फ्रूट ऑल्सो may be divided into two categories। फ्रूट को दो कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फ्लेशी फूड, फ्लेशी फ्रूट, और जो हमारा सेकंड है वो है नॉन फ्लेशी फूड फ्रूट। मतलब बहुत सारे फ्रूट ऐसे भी होता है जिसमें कि फ्लेशी पार्ट हम लोग को खाने के लिए बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिसमें कि फ्लेशी फ्रूट जो है हमारा बहुत कम खाने को मिलता है। इसको हम लोग ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं। जो हम लोग कैश्यू खाते हैं, काजू खाते हैं, और भी जो भी ग्राउंड नट्स, पिस्ता, बादाम, वो सब जो हम लोग खाते हैं वो हमारा क्या है, ड्राई फ्रूट के अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ग्रेप्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज हो सकता है। नॉन फ्रेश यानी ड्राई फ्रूट में हमारा मस्टर्ड हो सकता है, कैश्यू भी एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा और टॉपिक है कि फ्रूट के फॉर्मेशन में सीड का क्या रोल होता है, ये लिखिए। रोल ऑफ सीड ड्यूरिंग फ्रूट फॉर्मेशन। यानी कि फ्रूट के फॉर्मेशन में सीड का क्या रोल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीड तो अपना अलग फॉर्मेशन हुआ है, फ्रूट तो अपना अलग फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन नहीं, फ्रूट के फॉर्मेशन में भी सीड का रोल है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पॉलन ग्रेन आकर के क्या करता है, फ्यूज करता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था। इसलिए पॉलन का सिरप, टैबलेट्स भी बनाया जाता है जो कि एथलीट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इंस्टेंट एनर्जी आता है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर एनर्जी यानी स्टोर फूड पहले से स्टोर रहता है, लेकिन पॉलन ग्रेन के अंदर इतना एनर्जी स्टोर नहीं रहता है। एनर्जी मतलब हम लोग हार्मोन ऑक्सिन बोल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ग्रोथ हार्मोन है प्लांट के लिए ऑक्सिन, यानी कि प्लांट में जितना भी ग्रोथ होता है उसको ऑक्सिन की वजह से ही होता है, एक हार्मोन है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर इतना ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं होता है कि वो पूरे फ्रूट को डेवलप करवा सके। इसलिए पॉलन ग्रेन क्या करता है कि एक लिमिटेड ग्रोथ तक प्रोवाइड करवा सकता है फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद का जो ऑक्सिन का रिक्वायरमेंट आता है वो सीड पूरा करता है। क्यों? क्योंकि सीड जो है ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, बनाता है, वो ऑक्सिन बनाता है, जिबरेलिन बनाता है, साइटोकाइनिन बनाता है। तो ये सब चीज आप लोग को पता होगा, आई होप कि 10th क्लास में आप लोग ने पढ़े होंगे। तो लिख लीजिएगा कि सीड का क्या रोल है। पॉलन ग्रेन contains small amount of auxin।
that provide a limited growth to ovary, यानी कि ओवरी को एक लिमिटेड ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकता है पॉलन ग्रेन। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ओवरी डिपेंड्स अपॉन सीड as it produces growth hormones like ऑक्सिन, जिब्रेलिन। इसका स्पेलिंग ध्यान से जिब्रेलिन का स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइटोकाइनिन। तो यहाँ से आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि प्लांट के केस में ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है। अब जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, स्टार देके मैं लिख लेता हूं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज द लास्ट प्रोसेस of sexual reproduction। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने बहुत पिछले वीडियो में बताया था कि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, यानी कि फ्रूट का पक जाना, वहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2-3 छोटा मोटा टॉपिक है जैसे पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रायोनी, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म कर लें, नहीं तो 2 वीडियो और मैक्सिमम इसमें लगेगा। और एक वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ चुका है प्रीवियसली, वो मैं आपको छाट करके यहाँ पर करवा दूंगा, अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तब तक के लिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।